बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आप सबका डीडी किसान पर। मैं हूं कवीन सचान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सच के साथ। इस कार्यक्रम के जरिए हम समझेंगे कि असल में देश में किसान आंदोलन के पीछे जो मांगे हैं वो कितनी जायज हैं, वास्तविकता क्या है। जिन मांगों के साथ किसान दिल्ली कूच करने का ऐलान कर चुके हैं, उन मांगों को जमीन पर उतारने के लिए सरकार के पास विकल्प क्या हैं। सरकार ने अब तक अपनी ओर से इन मांगों को मानने के लिए क्या पहल की है और क्या कदम उठाए हैं। साथ ही चर्चा इस बात पर भी होगी कि असल में इन मांगों के जरिए क्या किसानों की वो समस्याएं खत्म हो जाएंगी जिसका वो दावा कर रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर सरकार जिन कदमों के साथ आगे बढ़ रही है, तो क्या संवाद के बाद रास्ता निकलेगा। लेकिन यह समझना बेहद जरूरी है कि पिछले कुछ वर्षों में एमएसपी, जिसकी चर्चा खासी ज्यादा हो रही है और उसी के इर्द गिर्द पूरा का पूरा आंदोलन है। तो एमएसपी है क्या और इसके पीछे के जो आंकड़े हैं पिछले कुछ 2 दशक में देखें तो वो क्या इशारा करते हैं, समझेंगे अपने खास कार्यक्रम में कुछ खास मेहमानों के जरिए कि इस पूरे आंदोलन को लेकर जो तमाम मांगे हैं वो कहां पर और कितनी मजबूत या कितनी कमजोर नजर आती हैं। साथ ये भी कि सरकार जिन कदमों के साथ आगे बढ़ी है वो वाकई कितने मजबूत हैं और सरकार की मंशा क्या है। लेकिन कार्यक्रम में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एमएसपी और किसानों को लेकर सरकार ने क्या किया है और पिछले अगर हम 2 सरकारों के कार्यकाल को समझें तो वहां पर क्या फर्क, क्या बढ़ोतरी या क्या कमी नजर आती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि असल में क्या है एमएसपी और किस तरीके से इसका आंकड़ा हमारे सामने आता है। एमएसपी पर जो खरीदारी है अगर हम उसको देखें तो 761.4 2014-15 में था, ये इंक्रीज हुआ, बढ़ोतरी हुई और 1062 के करीब पहुंचा 2022-23 में। ये मीट्रिक टन खरीद हुई। गेहूं की एमएसपी की बात करें यानी कि वो प्राइस जिस पर खरीदा गया 2013-14 में ये खरीदा जाता था 1350 रुपये प्रति क्विंटल और 2024-25 में एमएसपी है इसका 2275 रुपये, यानी कि करीब 68.5% का इंक्रीज है, बढ़ोतरी है, ऊपर गया। चने की अगर बात करें तो इसकी एमएसपी 2000 जहां 13-14 में 31 रुपये प्रति क्विंटल थी, वो 2023-24 में 5230 रुपये प्रति क्विंटल है। यहां पर करीब 70% के आसपास की बढ़ोतरी है। ज्वार की एमएसपी जो कि 2013-14 में 15 रुपये प्रति क्विंटल थी, अब वो 2023-24 में 3180 रुपये प्रति क्विंटल है, यानी करीब 112% की बढ़ोतरी है। धान की एमएसपी 2013-14 में 1310 रुपये थी और अब 2023-24 में ये 2183 रुपये है, यानी यहां पर भी 67% की बढ़ोतरी है। बाजरे की एमएसपी जो कि 1250 रुपये 13-14 में थी और अब 2023-24 में आंकड़े बताते हैं कि ये 25 रुपये पहुंच चुकी है। करीब दोगुने का यहां पर बढ़ोतरी हुई है। और मसूर की बात करें, ये 2950 रुपये थी 13-14 में और अब 6425 रुपये है। यहां पर भी 100% से ज्यादा का उछाल, यानी कि करीब दाम दोगुने हो चुके हैं एमएसपी के। रागी जो कि 15 रुपये प्रति क्विंटल थी 2013-14 में, अब 3846 रुपये है, यानी 156% की बढ़ोतरी एमएसपी में रागी में की है सरकार ने। अगर हम बात करें जो व्यय है, जो खर्च है, वो किस तरीके से बढ़ा है, वो है 2014-15 में करीब 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च था, जो कि बढ़कर 2022-23 में 2.25 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। ये 115% का इजाफा यहां पर साफ तौर पर एमएसपी के मूल्यों पर खर्च किया गया है सरकार ने, कि एमएसपी बढ़ाई गई है, अलग अलग जिन्सों के दाम उनमें दोगुने हुए हैं एमएसपी पर, और साथ ही सरकार ने एमएसपी की जो खरीदारी है वो भी बढ़ाई है। लेकिन इसके साथ साथ सरकार ने खेती को डाइवर्सिफाई करने के लिए कई सारे कदम उठाए हैं ताकि किसान किसी एक फसल के सहारे न रहे और उसका नुकसान कम से कम हो और लागत से बढ़कर मुनाफे की तरफ बढ़े।
क्या वो कदम है, क्या वो योजनाएं हैं, एक नजर उस पर और उसके बाद करेंगे खास मेहमानों से चर्चा। चावल की उपज और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता घट रही है। खेती में पानी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। जल और वायु प्रदूषण में वृद्धि और भूमिगत जल का गिरना जारी है। साथ ही जलवायु परिवर्तन फसलों पर बुरा असर डाल रहा है। इन चुनौतियों से निपटने में फसल विविधता बड़ा हथियार है। खास तौर से खरीफ के दौरान धान की बुआई में कमी लाकर उसकी जगह अरहर और उड़द का रकबा बढ़ाना होगा। ऐसा करने से दलहन उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लक्ष्य को भी प्राप्त किया जा सकता है। फसल विविधीकरण की दिशा में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय किसानों के सहयोग के लिए आगे आया है और वो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत फसल विविधीकरण कार्यक्रम संचालित कर रहा है। 2013-14 से ये कार्यक्रम हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे वास्तविक हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दलहन के अलावा तिलहन, कपास, मोटा और पोषक अनाज जैसी वैकल्पिक फसलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बम्पर उपज होने पर भी दलहन, तिलहन और खोपरा उगाने वाले किसानों को उचित दाम मिल सके, इसके लिए कृषि मंत्रालय मूल्य समर्थन योजना चला रहा है। इस तरह उठाए गए कदमों के बेहतर नतीजे भी सामने आ रहे हैं। 2015 से 16 में जहां दलहन उत्पादन 163,20,000 टन था, वहीं 2022-23 में यह बढ़कर 260,60,000 टन हो गया। इसी तरह तिलहन का उत्पादन 252,50,000 टन से बढ़कर 409,97,000 टन पर जा पहुंचा। इतना ही नहीं, इस अवधि के दौरान दलहन का आयात 58 लाख टन से घटकर 24,96,000 टन रह गया। सरकार ने तिलहन के लिए 2021-22 में अलग से राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की थी। इस मिशन के कारण 6,50,000 हेक्टेयर अतिरिक्त रकबे पर पाम के पौधे रोपे जा चुके हैं। इसमें से 3,28,000 हेक्टेयर पूर्वोत्तर राज्यों में और बाकी 3,22,000 हेक्टेयर शेष भारत में हैं। ये मिशन 2025 से 26 तक चलेगा और सरकार इस पर 11,040 करोड़ रुपए खर्च करेगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन और राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम दोनों ही का मकसद तिलहन और पाम का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना है, ताकि देश में खाद्य तेल की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इसी तरह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत 12 राज्यों में चावल की जगह दलहन और तिलहन उगाने पर जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना भी इन राज्यों में दलहन और तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहित कर रही है। 2014-15 से देश में एकीकृत बागवानी विकास मिशन भी संचालित हो रहा है। केंद्र प्रायोजित ये मिशन फलों, सब्जियों, जड़ और कंद वाली फसलों के अलावा मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित पौधे, नारियल, काजू, कोको और बांस को कवर कर रहा है। इस मिशन के अंतर्गत मुख्य रूप से रोपण अवसंरचना विकास, फूलों, सब्जियों और मसालों के नए बागानों की स्थापना की जा रही है। साथ ही ये उत्पादन में अक्षम, पुराने और जीर्ण बगीचों के पुनरुद्धार पर भी जोर देता है। संरक्षित खेती, जैविक उत्पादन,
मधुमक्खी पालन के माध्यम से परागण, कटाई उपरांत प्रबंधन और बाजार अवसंरचना भी एकीकृत बागवानी विकास मिशन का हिस्सा हैं। राष्ट्रीय बागवानी विकास मिशन 2014-15 से लेकर 2023-24 तक है। इसके तहत अतिरिक्त 13,24,000 हेक्टेयर बागवानी फसलों को कवर किया गया है। साथ ही उन्नत रोपण सामग्री के लिए 882 नर्सरियों की स्थापना की जा चुकी है। 1,44,000 हेक्टेयर पुराने और जीर्ण बगीचों का पुनरुद्धार हो चुका है। 52,108 हेक्टेयर रकबा जैविक खेती के अंतर्गत, जबकि 3,13,000 हेक्टेयर संरक्षित खेती के अंतर्गत आ चुका है। सरकार किसानों को दलहन और तिलहन के अधिक उपज वाले बीज बेहद कम दाम पर उपलब्ध करा रही है। किसान दलहन का प्रमाणित बीज महज 5,000 रुपए और तिलहन का 4,000 रुपए क्विंटल के हिसाब से खरीद सकते हैं। तिल का उन्नत बीज भी 8,000 रुपए की सस्ती दरों पर उपलब्ध है। इसके अलावा सरकार मुफ्त में इन बीजों की मिनी किट्स भी किसानों को दे रही है। तो आपने देखा कि किस तरीके से सरकार ने न सिर्फ एमएसपी को लेकर बल्कि इसके साथ साथ किसानों की फसल को किस तरीके से ज़्यादा मजबूत किया जाए, न सिर्फ प्रोडक्शन बढ़े बल्कि बाजार में अच्छे दाम मिले और साथ ही साथ उसके साथ कुछ एडिशन किया जाए, वैल्यू एडिशन किया जाए, जिसके बाद उसके दाम ज़्यादा किसानों को मिले। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन की तरफ सरकार ने जो कदम उठाए उस पर आपने ये रिपोर्ट देखी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे समझेंगे हम कि असल में और क्या कदम है और क्या चुनौतियां हैं। हमारे साथ विजेंद्र सिंह जी हैं, प्रेसिडेंट हैं नेफेड से। विजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में सुरेश मनचंदा हैं, एग्री एक्सपर्ट हैं बाजार से। हेलो, मेरा नाम विजेंद्र नहीं है, मेरा नाम डॉक्टर विजेंद्र सिंह है। ओके, डॉक्टर चेयरमैन हूं नेफेड का। जी विजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और रजनीश पांडे जी हमारे साथ हैं, मुख्य प्रबंधक इफ्को, आपका स्वागत है। हमारे साथ गुरबचन सिंह जी हैं, एस एग्री कमिश्नर, आपका गुरबचन जी स्वागत है। और एमसी डॉनमिक हैं, कृषि जागरण से एक्सपर्ट हैं और पत्रकार भी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी, अब आप शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, जो तमाम मांगे हो रही हैं उसमें सब कुछ जो घूम रहा है, मैं कहूं कि जिसके सेंटर पॉइंट में है वो है एमएसपी। यानी किसान चाहते हैं कि जो भी वो प्रोड्यूस करें उसके लिए एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए सभी 23 फसलों का। सरकार 5 को लेकर तैयार है, सरकार ने ऑफर दिया, लेकिन फिलहाल किसान उसे मानने को तैयार नहीं। कितना मुमकिन या नामुमकिन दिखती है ये मांग 23 जिन्सों के लिए एमएसपी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिमांड और सप्लाई की बात है। यहाँ किसानों की डिमांड अपनी जगह जायज है। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। किसान तो डिमांड करता रहेगा गवर्नमेंट से, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना है कि गवर्नमेंट के पास बजट कितना है। दोनों को बैलेंस करके तभी सरकार चल सकती है और तभी किसान का भला हो सकता है। पूरी डिमांड आज तक ना किसी सरकार ने मानी है, ना आगे कोई सरकार मान पाएगी, मेरा ये कहना है। अड़चन क्या है, क्यों सरकार ये मांग नहीं मान सकती? फाइनेंशियल अड़चन है, खरीद की अड़चन है, स्टोरेज की अड़चन है या कुछ और? खरीद की अड़चन कोई नहीं है। खरीद के लिए तो सरकार हमारे जैसी किसी भी नेशनल लेवल की फेडरेशन को कोई कमोडिटी खरीदने की कहेंगे तो वी आर कंफर्टेबली इन ए पोजीशन के हम आराम से खरीद सकते हैं। लेकिन उतने पैसा गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकती है, नहीं कर सकती है, दैट इज द इशू। और गवर्नमेंट नॉर्मली इंटरवीन करती है कि जब कोई कमोडिटी ज्यादा प्रोड्यूस हो जाती है तो उसके रेट्स गिर जाते हैं, अल्टीमेटली किसान सफर रहता है। फिर गवर्नमेंट एमएसपी के लिए नेफेड जैसी एजेंसी इसको कहती है कि
you start procuring at a better high rate, which is called MSP, minimum support price. तो ये डिस्प्यूट पहले भी रहा है, आगे भी रहेगा। तो सरकार ने 5 फसलों के लिए कहा है फिलहाल, किसान कह रहे हैं कि 23 से कम कुछ मंजूर नहीं है, तो रास्ता क्या हो सकता है? मैंने आपको एक ही बात बताई, सरकार सारी चीजें नहीं मान सकती क्योंकि बजट नहीं है। चाहे सरकार में आप हो, हम हो, कोई हो, कल को किसान भी हो, और है ही हर एक को उसका किसानों का रिप्रेजेंटेशन भी है किसान गवर्नमेंट में, लेकिन वो अपनी जगह मांग रहे हैं। एक कहावत है कि माँ दूध उसी को पिलाती है जो बच्चा रोता है, तो इसलिए दे आर trying their best to meet out their demands. अभी सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है उसमें 5 फसलों के लिए और 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट की बात कही है, जिसे अगर मैं गलत नहीं हूं तो नेफेड के जरिए ही शायद इसे पूरा किया जाएगा। तो किस तरीके का चैलेंज ये दिखता है? और अगर मैं नंबर्स की बात करूं, जो संख्या होगी जो कि मीट्रिक टन या अलग अलग फसलों का जो निकाला जाएगा देश भर में, उसके लिए किस तरह की तैयारियां आपको लगता है और करनी पड़ेगी अगर ये संख्या बढ़ती है या बढ़ाई जा सकती है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, जो संख्या बढ़े, मैंने ये कह दिया कि नेफेड आज से नहीं 1958 से गवर्नमेंट की डायरेक्शंस के ऊपर प्रोक्योरमेंट कर रही है। पहले we were confined up to only pulses. अब सर्कल हमारा बढ़ा दिया है गवर्नमेंट ने, और भी कमोडिटीज परचेज करने के लिए, भारत दाल, भारत आटा और सारी चीजें के लिए कह दिया है, और जिसकी हम प्रोक्योरमेंट भी कर रहे हैं, मार्केटिंग भी कर रहे हैं। और खासकर कोविड जैसे टाइम में जब सारी मूवमेंट बंद हो गई थी, लोग घरों से निकलना बंद हो गए थे, even then NAFED supplied ration to each and every corner of the country. डॉक्टर भैया, मेरा सवाल बहुत थोड़ा सा अलग है जो आप कह रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि सस्टेनेबिलिटी कितनी है। अगर सरकार इन 5 जिन्सों की जिनकी बात कर रही है उसको आप नेफेड खरीदना शुरू करेगी, तो क्या वो लॉस मेकिंग सिस्टम होगा, सस्टेनेबल होगा, या उसमें सरकार से सब्सिडी चाहिए होगी? क्योंकि ये सिस्टम बहुत दिन तक जब तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता है तब तक तो मुश्किल है किसी भी सरकार के लिए। देखिए, लॉस मेकिंग होगा, ये लॉस मेकिंग है तभी तो किसानों को नुकसान हो रहा है। दे आर नॉट एबल इवन टू गेट देयर प्रोड्यूसिंग प्राइस के जितनी उनकी लागत आती है वो तक नहीं मिल पाती है बहुत सी कमोडिटीज। हमने देखा है कि फॉर एग्जांपल ओनियन का ले लो, नासिक में जब नहीं खरीदते तो रोडों पे ट्रॉली ट्रक वगैरह खाली करके किसान उल्टा चला जाता है। जब भी प्रोडक्शन ज्यादा होगी, उसकी डिमांड एंड सप्लाई की बात है, मार्केट में प्राइसेस गिर जाती हैं, किसान भी सोचता है तो इसको वापस लेके जाएगा तो और वहां जाके सड़ेगा। ओके, तो ये रहा है और आगे भी रहेगा। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि किस तरीके से नेफेड काम कर रही है और जो सरकार ने प्रपोजल दिया है किसानों को 5 जिन्सों के एमएसपी को लेकर, अगर उसे लागू किया जाता है और मान लेते हैं किसान, तो फिर नेफेड के लिए कितना और चैलेंज हो सकता है। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान हैं मिस्टर डोमिनिक। मैं आपके पास आना चाहूँगा कि जो डॉक्टर विजेंद्र कह रहे थे और दूसरी तरफ जो किसानों की मांग है, यानी कि 23 जिन्सें जिनको एमएसपी के लिए वो अड़े हुए हैं, वो चाह रहे हैं कि उनकी ये मांग पूरी होनी चाहिए। प्रैक्टिकली ये जो मांग है और सरकार के एंगल से, फाइनेंशियल एंगल से अगर समझें तो ये कितना बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए, फिर संस्थाओं के लिए होगा, अगर हम मान लेते हैं एक पल के लिए कि सरकार उस पर राजी कर जाए। से इधर क्वेश्चन आते हैं, अभी तो हम 23 प्रोडक्ट्स का मांग रहे हैं, आगे बढ़ सकते, कम तो नहीं होंगे ना। सो इनको सोल्यूशन क्या होंगे? सो जब हम कुछ मांगेगा, ये सारा सोच के हमें प्लान करना पड़ेगा। सो मेरा सोच है ये कि किसानों को उनको मिलना चाहिए, उनको क्या खर्चा हो रहे हो तो मिलना चाहिए, लेकिन जब हम कुछ डिमांड कर रहे हैं हमें लॉजिक भी होना चाहिए। ये हो सकते नहीं हो सकते, ये पूरा नेशन का एक बात है, सिर्फ एक कम्युनिटी का नहीं है।
कल कोई भी आके बात कर सकते हमें इसमें हमें ये MSP चाहिए, सो कैसे अब डिने कर सकते हैं, ये बात है। सो मेरा सोच है ये किसान क्या मांग रहे वो उनकी डिमांड है, लेकिन गवर्नमेंट को ये देखना है वो कर पाए नहीं कर पाएगी, करने में और क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। अभी हमने देखा शुरू में 1-2 कमोडिटी में शुरू हो रहा था, आज इट हैज़ कम टू 23। सो आगे क्या हो सकता है। लेकिन जैसे कि डॉक्टर विजयन ने भी माना कि किसानों के पास दिक्कत तो है, जब प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो फिर उनका जो लागत मूल्य है उससे कम दाम पर किसानों को बाजार में बेचना पड़ता है माल, और कई बार ये फेंकना भी पड़ता है, जो हमने देखा है खबरों में जिस तरीके से आता है। तो ऐसे में मिस्टर डोमिनिक, विकल्प क्या है? किसानों की मांग को अगर हम छोड़ देते हैं कि वो मांगे कुछ अव्यवहारिक सी भी हैं, लेकिन अगर उनके इस इशू को टैकल करना है सरकार को, तो सरकार के पास कितना लेग स्पेस दिखता है, कितना उनके पास स्पेस है इन मांगों की तरफ बढ़ने के लिए? से इसमें बहुत चैलेंजेस है। क्या है, एक हम बोल रहे किसानों को प्रॉब्लम है, हमको वो सोल्व करना जरूरी है, लेकिन प्रॉब्लम है ओवर प्रोडक्शन। अभी आप देख रहे कहाँ हमारा MSP है, वहाँ किसानों को इच्छा है उसमें चलने के लिए, क्यों, वहाँ उनका गारंटीड प्राइस है। सो हमें लग रहे एज ए नेशन हमें ये कोशिश करना डाइवर्सिफिकेशन में जाना, सो दैट गवर्नमेंट का भी एक्सपेंसेस कम हो गए, किसानों के भी एक ही प्रोडक्ट में बेट करना ख़त्म हो जाएगी। सो मुझे लग रहा है इसका एक बहुत बड़ा तरीके से हम कोशिश ये कर सकते हैं कैसे हम डाइवर्सिफिकेशन में जाए और फार्मर को एक बिजनेसमैन का तरफ से, एंटरप्रेन्योर का तरफ से उनका काम देखने शुरू होगी, खुद का कैसे उसमें से कमाई आ जाएगी। जब तक किसानों को ये नहीं हो पाएगी खुद प्रोड्यूस कर रहे हो उसमें कैसे इनकम भी ले आ सकते हैं। सो आप देख लो, सिर्फ खेत में और कोई कमोडिटी में छोड़ के आप देखेगा तो आप देख लो, हम कोशिश कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर में और डेयरी फार्म सारा में हमें कोई MSP नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं वहाँ एवरेज ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी है। सो हमें मुझे लग रहा है गवर्नमेंट को और किसानों को सबको मिलकर ये कोशिश करना कैसे हमें इसमें प्रॉफिटेबिलिटी ले आ सकते। सो गवर्नमेंट का लायबिलिटी कम हो गई लेकिन किसानों को प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। ओके, गुरजन सिंह जी, आपके नज़रिए से क्या विकल्प है, ऑप्शंस क्या हैं? किसानों की मांग एक तरफ है, सरकार के पास जो संसाधन है अगर उनका इस्तेमाल करना है तो वो सीमित है, तो विकल्प क्या देखते हैं? धन्यवाद। मैं थोड़ा सा इसकी MSP के लॉजिक के पीछे थोड़ा बोलना चाहता हूँ। इतना पैसा भी गवर्नमेंट्स ने कृषि में चला गया और प्रोग्रेस भी आप अभी हम देख रहे थे जब प्रेजेंटेशन चल रही थी कि बहुत कुछ हुआ। और जब हम पहले हमारे फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन में एक ही था कि हमने प्रोडक्शन बढ़ाना है और हमने राइस बीट के ऊपर, हालांकि राइस कोई हमारी फसल भी नहीं थी इस रीजन की जहाँ के किसान है आज एजिटेशन में हैं, पर नेसेसिटी थी देश की कि प्रोडक्शन बाहर से ना आ जाता। अब ये जब हम 35-40 साल का पिछोकड़ देखते हैं, गवर्नमेंट्स ने बहुत एफर्ट्स किए, बहुत पैसा इन्वेस्ट हुआ कि अब राइस में से एरिया हमें घटाना चाहिए और हमें जो आज हम बात कर रहे हैं, मैं इस बात पे खुश था कि भाई कम से कम बहुत अच्छी वार्तालाप गवर्नमेंट और फार्मर के बीच में हो रही है कि ये फसलें हैं जो हमारा जो धान का एरिया है हम कम कर सकते हैं। बहुत पैसा गया, बहुत रिपोर्टें, मैं भी गवर्नमेंट में मेरा ख्याल हर पोजीशन में रहा, कमिश्नर रहा, तो सब चीज़ देखी, कोशिश भी की कि डिवर्सिफिकेशन हो। एक ही जो मेरा पर्सनल व्यू है, अगर ये डिवर्सिफिकेशन हम चाहते हैं, इसकी नेसेसिटी भी है, तो सिर्फ हम कोई वो क्रॉप्स जो हमारे धान को रिप्लेस कर सकती हैं उनके ऊपर गारंटीड MSP देने में कोई हमें झिझक नहीं होनी चाहिए। नंबर वन। नंबर 2, अब इतना ज़्यादा हमारा पानी को देखते हैं, अब हमारा सब एक्सपर्ट्स, दुनिया के एक्सपर्ट्स, बहुत बड़े बड़े हमारा व्यू है कि अगर पानी हमारा इतना नीचे जाता रहा ग्राउंड वाटर, ये डाइजेट हो जाएगा। मैं आपको बड़ी बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो सारी बात है इसको हमें लिंक करना है। हमारी वनस्पति ख़त्म हो रही है, हमारा वातावरण का सब चेंजेज आ रही हैं सिर्फ, और दूसरा सॉइल की गुणवत्ता। अब नीड क्या है ऑफ दी आवर
हमें कृषि को एक दूसरे नज़रिए से देखना होगा। जिन क्रॉप्स को हम चाहते हैं इकोलॉजिकली सूटेबल हैं, हमारा वाटर ऊपर लाने में मदद करेगी, हमारी ज़मीन को ठीक करने, सभी पल्सेस की बात हो रही है ठीक, और हमारा जो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है कितना, अब एयर क्वालिटी हम देखते हैं कितना, एक अभी नहीं था, अभी ये 10-15 साल से ये हुआ है। ये हमारी नेसेसिटी है कि हमें डिवर्सिफिकेशन करना है। उसके लिए हमारी जो एमएसपी है गारंटीड, उन क्रॉप्स के लिए तो एब्सोल्युटली नेसेसरी होनी चाहिए। नंबर मैं लौट रहा हूँ, छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद जो आपने एक पॉइंट किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर डाइवर्सिफिकेशन होता है फसलों का, किसान करते हैं, तो उन नई फसलों पर क्या सरकार एमएसपी के साथ आगे आ सकती है ताकि किसान प्रोत्साहित हों, और इसका इम्पैक्ट किसानों पर क्या होगा, सरकार के वित्तीय बजट पर क्या होगा और पब्लिक पर क्या होगा, ये भी समझेंगे। लेकिन ब्रेक उस पर खेती की बाधाओं को पाटता एक कार्यक्रम, तकनीकी को नए आयाम तक ले जाता एक कार्यक्रम, नई शोध नई खोजों से रूबरू कराता एक कार्यक्रम। हम बताएंगे कैसे मिलेगा हर समस्या का समाधान, कैसे होगी खेती किसानी आसान। जानने के लिए देखिए कार्यक्रम नए भारत का बढ़ता किसान, हर शनिवार शाम 4:30 बजे, पुनः प्रसारण हर रविवार शाम 4:30 बजे, दूरदर्शन किसान पर। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम डीडी किसान पर, और बात हो रही है कि किसान आंदोलन के चलते जो किसानों की मांगे हैं वो क्या हैं, कितनी जायज़ हैं, और साथ ही साथ सरकार के नज़रिए से उसमें दिक्कत क्या है, अड़चन क्या है, बीच का रास्ता क्या है, संवाद किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, हम जान रहे हैं अपने खास मेहमानों से। चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले जब बात किसानों की कर रहे हैं तो कुछ किसानों की राय को सुन लेते हैं कि असल में वो क्या कह रहे हैं इन मांगों को लेकर, सरकार के कदमों को लेकर। अभी पहले हमारे गाँव में सड़क भी नहीं, पानी भरा रह कर निकलने बड़ी दिक्कत हो रही, सड़क बन गई, लाइट घर घर आ गई, पहले डिबे जले करी, मोमबत्ती जले करी, और गाँव में बहुत विकास हुआ है, रोड पर लाइट लगी, पहले गाँव में अंधेरा रह कर, और रोजगार के बहुत सारे अवसर निकाले सरकार ने। जिन लोगों को जानकारी नहीं है उनको लाभ नहीं पहुंच रहा, जिनको जानकारी है उनको लाभ पहुंच रहा है पूरा पूरा। हर साल सबके खातों में 6,000 आते हैं, और जैसे फसल बर्बाद होती है उसके लिए भी सरकार कुछ नियम बनाती है और लाती है आगे के लिए भी, और कहने का मतलब है सरकार कर रही है, सही काम कर रही है। मुझे लगता है किसान जो असली किसान वो खेतों में काम कर रहा है, तो मुझे लगता नहीं है किसान है, ये किसान हो भी नहीं सकते, क्योंकि किसान का मतलब ये नहीं है कि किसान ऐसे रोड पे जाए, किसी को परेशान करे, सड़क रोके, ऐसा किसान हो ही नहीं सकता। किसान की जो एमएसपी है, हालांकि एमएसपी कम है, वो गवर्नमेंट को लागत के अनुसार करनी चाहिए, लेकिन अब जो गेहूं और धान की खरीद हो रही है उसमें जो किसान को दिक्कत उठानी पड़ती थी अब नहीं उठानी पड़ रही, उसको इजीली जो है सरकारी एजेंसियां खरीद रही हैं। और वापस लौटते हैं अपने मेहमानों के पास। रजनीश जी, मैं समझना चाहूँगा आपसे, जो गुरबचन जी कह रहे थे कि डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है, लेकिन किसान इसके लिए अपने आप उस तरफ बहुत मुश्किल से बढ़ रहा है, दिक्कतें भी हैं, सोच की बात भी है, टेक्नोलॉजी भी है, नए सिस्टम को अडॉप्ट करना एक मुश्किल काम भी होता है, लेकिन फिर विकल्प के तौर पर किसानों के सामने क्या दिखता है और चैलेंज क्या है अगर वो एमएसपी के अलावा किसी दूसरे रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं? धन्यवाद आप सभी का। देखिए, खेती
अभी आज के समय में अभी आपने जो आंकड़े दिखाए बहुत ही पॉजिटिव आंकड़े थे, और उसमें अगर एमएसपी की अगर आप बात करें तो उसमें आपने जो उसका इंक्रीज़ दिखाया है वो बहुत ही सकारात्मक है। एमएसपी की भी जब हम बात करते हैं तो जो मूल्य संवर्धन होता है उसका सबसे प्रमुख कारक होता है एक तरीके से उसमें लागत कितनी आ रही है। तो लागत का एक बार हमें एनालिसिस करना चाहिए। मैं इस संदर्भ में मैं उर्वरक क्षेत्र में जो काम हो रहा है उससे मैं संबंधित आपको बताना चाहूँगा। बीते कुछ वर्षों में उर्वरक क्षेत्र में बहुत ही क्रांतिकारी कदम लिए गए हैं जो कि अभी तक नहीं थे। उसमें बहुत ही टारगेट करते हुए मुख्य रूप से ऐसी 4 समस्याएं हैं जिसकी कारण लागत बढ़ जाती है और किसानों को ज़्यादा एक लाभप्रद खेती प्राप्त नहीं हो पाती, जिसमें एक तरीके से देखा जाए तो उर्वरक का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें सबसे प्रमुख कारण यह है कि जो हमारी मृदा का जो स्वास्थ्य है वो बहुत गिर गया है, उसमें कार्बनिक पदार्थ घट चुका है। दूसरा, जो उत्पादन है वो एक जगह स्थिर हो गया है या फिर गिर रहा है। तीसरा, जो उत्पादन की जो गुणवत्ता है वो भी ख़राब होती जा रही है। और चौथा कि हमारे खेती में बहुत ज़्यादा अधिक रसायन की प्रयोग हो रहा है। इन 4 कारणों से हमारे जो कृषि का जो उत्पादन है वो भी ख़राब हो रहा है और खेती की लागत भी बढ़ रही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए उर्वरक क्षेत्र में बहुत ही अच्छे कदम लिए गए। उसमें इस तरीके के उर्वरक लेके आए जो कि लागत को घटाते हैं, रसायन को कम करते हैं और भूमि की उर्वरा शक्ति को और कार्बनिक पदार्थ को बढ़ाते हैं। जिसमें अगर हम पूरी व्यवस्था को एक बार से देखें तो आपको मैं बताता हूं कि इसमें हमने पूरे उर्वरक क्षेत्र में ऐसे जो कार्बनिक पदार्थ को जो बढ़ाएं उस तरह के भी उत्पाद आए हैं, जैसे कि एफओएम की अगर हम बात करें, ऑर्गेनिक मैन्योर की बात करें तो जिससे कार्बनिक पदार्थ बढ़ सकता है और उर्वरा शक्ति धरती की बढ़ सकती है। इसके बाद वेस्ट टू वेल्थ ऐसे उत्पाद लेके आए हैं जिसमें कि लागत बहुत कम लगती है और जो कि किसानों को कम दरों पर उपलब्ध हो सकते हैं, जैसे कि पीडीएम, पोटाश डेराइव्ड फ्रॉम मोलासेस जो कि ऐसे ही फेंक दिया जाता था पहले, अब उसमें 14% पोटाश होता है। ओके, लेकिन अच्छे कदम है। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा, कुछ एक्सपर्ट ही मानते हैं कि जब हम विविधीकरण की बात कर रहे हैं खेती की और किसान उसकी तरफ जा तो रहे लेकिन उस संख्या में नहीं, उतनी बड़े नंबर्स में नहीं जिसकी हमें उम्मीद है, यानी कि जो कि एक सरकार का टारगेट है। तो क्या ऐसे में मुमकिन है आपको लगता है रजनीश जी कि जब हम सब्सिडी की बात करते हैं और उर्वरक की बात करते हैं तो वहाँ पर कुछ इस तरीके का फॉर्मूला निकाला जाए, कुछ इस तरीके का इंसेंटिव दिया जाए किसानों को जो कि डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, उन्हें एक्स्ट्रा सब्सिडी की हम बात करें उर्वरक क्षेत्र में, तो क्या एक ये पहल हो सकती है किसानों के लिए, कुछ इस तरीके के कदम? इस तरीके के कदम में पहले मैं इन उत्पादों के बारे में आपको बता देता हूं, फिर इस तरह का कदम भी लिया गया है, सरकार द्वारा लिया गया है, जिसको पीएम प्रणाम योजना के नाम से लिया, उसका नाम है, जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि जो भी प्रदेश अगर अपने रासायनिक उर्वरकों की खपत को कम करता है तो जितनी जो अनुदान की जो मात्रा जो बचेगी उसका आधा हिस्सा उस राज्य को दे दिया जाएगा जो कि उस अपने राज्य में तमाम कृषि के या फिर किसानों के उत्थान के कार्य कर सकती है, ग्रामीण क्षेत्र के उत्थान काम कर सकती है। इसको क्रियान्वित करने के लिए कुछ जरूरी कदम लिए गए हैं जिसके अंतर्गत नई तकनीक का समावेश किया गया है। रासायनिक उर्वरकों की उपयोग क्षमता बहुत ही कम होती है। अगर आप यूरिया की बात करें तो मात्र 25 से 30% ही यूरिया की उपयोग क्षमता होती है। अगर किसी एक ज़िले में 1 लाख टन यूरिया की खपत हो रही है तो मतलब 22 लाख बोरे वहाँ पर प्रयोग होते हैं। 22 लाख बोरे में से 8 लाख बोरे पानी में नीचे चले जाते हैं, उसमें से 8 लाख बोरे हवा में उड़ जाते हैं क्योंकि उसका वाष्पीकरण हो जाता है। मात्र कुछ 4 या 5 लाख बोरे ही हमारी फसल को प्राप्त हो पाते हैं। लेकिन सवाल ये कि जो आपने तो आप राज्यों को, एक मुख्य चीज बदला क्या, मतलब क्या उसमें इस तरह की कमी आपको ट्रेंड दिख रहा है, रिवर्सल दिख रहा है, नेचुरल जो मैं कहूँ कि
ये फार्मिंग है उसकी तरफ बढ़े हैं राज्य, उसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं, या फिर राज्य इसको उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए जिस तरीके से केंद्र सरकार टारगेट देना चाह रही थी या टारगेट उसका था, उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पा रहे राज्य? हाँ, इसमें देखिए मैं मुख्य चीज़ आपको बहुत ज़रूरी चीज़ उसमें ऐड करके मैं फिर आपको इस पॉइंट पे आ जाता हूँ। अब देखिए, एक बोरा के बजाय आपने 4 बोरे का प्रयोग किया, जो 266 रुपये का किसान को पड़ता था, वहाँ वही नत्रजन देने के लिए 1300 रुपये किसान को देने पड़े। ये उसकी कृषि की लागत को बढ़ाता है। तो हमने यहाँ पर नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, नैनो तकनीक आधारित उर्वरकों का निर्माण किया है, जो कि जिसकी उपयोग क्षमता ज़्यादा है, यानी कम मात्रा में प्रयोग करके अधिक की उपलब्धता हमारी फसलों को प्राप्त हो सकती है। तो ये इसके कारण अभी तक 8 करोड़ बोतलें नैनो यूरिया की किसानों को दी जा चुकी हैं और लगभग 1 करोड़ बोतल नैनो डीएपी की किसानों के यहाँ पहुँच चुकी हैं, जिनकी उपयोग क्षमता 90% है और रसायन की को भी खेती में कम करता है। आपकी बात पे मैं आ जाता हूँ। आपने जो विविधीकरण की बात की, आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण कोई विषय हो सकता है तो खेती का विविधीकरण ही है, क्योंकि एक तरफ सरकार बाहर से इंपोर्ट कर दालें मंगाती है, तमाम ऐसे कृषि ऐसे खाद्यान्न मंगाती है जो कि हमारे जनता के लिए ज़रूरी हैं, और उसको उगाने के बजाय हम उन उत्पादों को उगा रहे हैं जहाँ पर जिसको हम इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर अपनी खेती में विविधीकरण करने से सभी किस्म की समस्याएं कम होंगी। जो हम विदेशों में जो अपना पैसा भेज रहे हैं वो भी बचेगा और वो हमारे किसानों के उपयोग में काम आएगा। तीसरी बात इसमें मैं महत्वपूर्ण चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा, ये सब स्थिति क्यों आई? ये स्थिति इस वजह से आई कि तकनीकी का थोड़ा अभाव खेती में रहा है। तो अब सरकार ने तकनीकी को भी बढ़ाने में, खेती में बढ़ाने के लिए भी काम करना शुरू किया है और बहुत ही अच्छे काम किए हैं, जिसमें ड्रोन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और सागरिका, तमाम दूसरे उत्पादों की अगर हम उसको खेत में देंगे तो उसकी उपयोग क्षमता बेहतर होगी, 90% तक वो हमारी फसल को प्राप्त होगा और अधिक से अधिक हमारी फसलों को वो मिलेगा और कम मात्रा में, कम पैसे में ही बेहतर खेती का उत्पादन मिल पाएगा। और इनपुट कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ने का चांसेस बढ़ जाते हैं, उससे आपका मूल्य संवर्धन। साहब, अब सवाल ये कि प्रोडक्शन भी बढ़ गया, डाइवर्सिफिकेशन भी अगर किसानों ने कर लिया। एग्जांपल के लिए अगर मैं फ्रूट्स से वेजिटेबल्स की बात करता हूँ, लेकिन प्रोडक्शन जब ओवर प्रोडक्शन में तब्दील हो जाएगा, लॉस होगा और वो किसान सेल नहीं कर पाता। किसान के पास अभी वो समझ नहीं है कि वो प्रोडक्शन और ओवर प्रोडक्शन की जो लिमिट है उसको फसल लगाते टाइम समझ पाए। जी, इससे कैसे बचेगा? देखिए, मैं शुरुआत करूंगा जो डॉक्टर विजेंद्र जी ने कहा और जो आपका सवाल था। देखिए, सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स को समझना पड़ेगा हमें। इकोनॉमिक्स ये कहती है कि जो अभी एट प्रेजेंट जो एमएसपी का जो बर्डन आ रहा है, मेजरली आप हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश की तो फसलें एमएसपी के ऊपर परचेज कर रहे हो और इसका जो बर्डन है तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए का बर्डन है। और अगर जो किसानों की जो डिमांड है, अगर उसको सरकार मान लेती है केवल इन्हीं 23 जो क्रॉप्स हैं उसके ऊपर, तो करीब जो बर्डन आएगा वो आएगा 10 लाख करोड़ रुपए का। और जो वेजिटेबल्स और अदर क्रॉप्स को अगर इंक्लूड कर लेते हैं तो ये जो फिगर है बढ़ करके 40 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी। और अपने देश का बजट आपको पता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात इसका, जैसा कि सिंह साहब ने भी कहा कि डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा, इस थ्योरी को समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से इसको एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाना चाहूँगा। जब कोई एक इंडस्ट्रियल जो सिटी बसती है और उसके बीच के अंदर में उस स्टेट का जो फोकस होता है वो ये होता है कि बाहर से लोग आएँ, यहाँ पर इंडस्ट्री लगाएं और इंडस्ट्री लगा करके इस यहाँ की जो इकोनॉमी है उसको बिल्ड करें। तो उसके पीछे वो काफ़ी जो ल्यूक्रेटिव जो स्कीम्स हैं उसको इंट्रोड्यूस करती है सरकार, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है। टैक्सेशन के अंदर में आपको रिबेट मिलते हैं, सब्सिडी में आपको रिबेट मिलते हैं। यही बात हुई थी 1964 और 65 में जब एमएसपी को इंट्रोड्यूस किया गया था। आज से आप सदियों पीछे चले जाइए, कभी किसी भी फसल के ऊपर एमएसपी था ही नहीं। ये एमएसपी तो 1964-65 में आया। जैसा सिंह साहब ने कहा कि भाई प्रोत्साहन
राशि और प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को कि भाई हमारी जो निर्भरता है वो दूसरे देशों के ऊपर है। आज जैसा कि दालों के ऊपर हम शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, आज ये दिखता है कि नहीं, जो सरकार ने भी कहा, पहला तो ये सरकार की तरफ से बहुत अच्छा कदम है कि 5 क्रॉप्स आपको दे दी गई। उन 5 क्रॉप्स को ऐसे नहीं दे दिया गया किसानों को कि भाई हम 5 क्रॉप्स के ऊपर, इन 5 क्रॉप्स के ऊपर पे आपको गारंटी देते हैं। उनकी जो गारंटी देने के पीछे जो मंशा है वो ये है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है विदेशी बाजारों के ऊपर पे वो कम हो। दूसरा, जो हमने एग्रीकल्चर के अंदर जो अभी इशू देखे, वाटर लेवल जो है आपका नीचे जा रहा है, उर्वरकता जो है वो कम हो रही है, मिट्टी सोयल जो है वो आपकी खराब हो रही है। इन सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए मक्का की तरफ शिफ्ट करने का एक यहाँ पर मैसेज है, दालों को उगाने का यहाँ पर मैसेज है, ताकि जो बाहर से हम दालें इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी डिपेंडेंसी हमारी कम हो। इसी वजह तो सरकार ने इन 5 क्रॉप्स को दिया। लेकिन किसान ये कह रहे हैं, उनका एक तर्क ये भी है कि जब देश की जरूरत थी तो हमने प्रोडक्शन बढ़ाया जी, और उन्हीं जिन्स का बढ़ाया जिसमें इंपोर्ट होता था जी, देश आत्मनिर्भर हो गया उन जिन्स में जी। अब जब हम चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर हो जाएं तो सरकार हमारे साथ सहयोग करे। देखिए यहाँ पर आकर के थोड़ा सा आपको दिमाग को खोलना होगा। कैसे खोलना होगा? अब आप देखिए किन जिन्सेस के ऊपर पे एमएसपी दिया, चावल पर, गेहूं पर, यहीं से तो शुरुआत हुई। चावल के ऊपर पे आज हरियाणा और पंजाब सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, बॉल माने जाते हैं, ये विश्व को अपने चावल की सप्लाई दे रहा है। 200 लाख मीट्रिक टन का एक्सपोर्ट, उस समय पर डिपेंडेंसी थी, हम इंपोर्ट करते थे। आज 200 लाख टन के आसपास का आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो शेयर है वो पंजाब और हरियाणा का है। आप 11-21 वहां पर एक्सपोर्ट करते हैं, आप 1509 वहां पर एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये जो वॉल्यूम है ये कम से कम भी 40,000 करोड़ रुपए की कमोडिटी जो आपकी बाहर एक्सपोर्ट हो रही है। आप यहां से टूवर्ड्स अगर दिल्ली से चलना चालू करेंगे पंजाब की तरफ, तो देखिए राइस की कितनी सारी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, उन सबका एक्सपोर्ट होता है। अब यहां पर यही बात तो समझने की है कि जब आप क्रॉप, देखिए डाइवर्सिफिकेशन की तरफ क्यों तवज्जो दी जा रही है, क्योंकि चावल जो है आप वो वहां पर विदेशों के अंदर अकेला चावल एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, आप वहां पर अपना हिंदुस्तान का पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 1 किलो चावल के पीछे 3500 लीटर आपका पानी लगता है, वो 3500 लीटर पानी आप वहां पर विदेश के अंदर भेज रहे हैं। ये एक विडंबना है। लेकिन इसके पीछे एक और दलील है किसानों की, मैं पढ़ रहा था, सुन रहा था, उनका कहना है कि 1 ग्लास आरओ वाटर के लिए 7 ग्लास हम पानी को बर्बाद करते हैं। तो सिर्फ किसान ही दोषी की वहां पानी बर्बादी के लिए। मैं बिल्कुल इस बात से आपके सहमत हूं कि अकेला किसान इस पानी के क्वालिटी से का जिम्मेदार नहीं है। चावल, देखिए आप 2 चीजें समझिए, पेस्टिसाइड का भी यूज बताया, डोमिनिक साहब ने भी बताया, पांडे साहब ने भी बताया कि पेस्टिसाइड और यूरिया का कितना यूटिलाइजेशन बढ़ गया है। अब इसके कास्केडिंग इफेक्ट आप देखिए, पंजाब से एक पर्टिकुलर कैंसर की ट्रेन चलती है आपकी जयपुर के अंदर में इलाज करवाने के लिए, वो कहां से पैदा हो रहा है? वो उसी ग्रेन से पैदा हो रहा है जो हम खा रहे हैं, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं। आज यहां पर हमें जो तवज्जो देनी चाहिए, किसानों की मांग को मैं गलत नहीं कह रहा हूं, किसानों की मांगे अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन हमें जो संवाद की जो स्थिति है उसको देखना होगा। 2 कदम सरकार आगे बढ़ी है तो 2 कदम किसानों को भी आगे बढ़ना होगा और खुले दिमाग से आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं यहीं पर एक थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद समझेंगे कि संवाद आगे बढ़ रहा है, उम्मीद है, और दोनों ही पक्ष यानी कि सरकार और किसान संगठन लगातार जब संवाद में आगे बढ़ रहे हैं तो दोनों पक्षों से किसी एक ऐसे रास्ते की उम्मीद जरूर बनती है जहां पर बात बन जाएगी। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए
कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी किसान पर हमारा खास कार्यक्रम। बात हो रही है किसानों की मांगों पर और सरकार के कदमों की। और अब एक बार फिर से अपने मेहमानों के पास चलते हैं। डोमिनिक जी, सबसे पहले तो अब आपसे कि जो तमाम हम चर्चाएं कर रहे हैं और किसान और सरकार के बीच भी संवाद चल रहा है, टॉक्स लगातार ऑन है, उम्मीद और होप जिंदा है और इसी पर कहते हैं कि आसमान टिका हुआ है। जो रास्ता है वो कहाँ पर जाकर रुकता हुआ नजर आएगा, यानी कि अगर हम ऐसे रास्ते की बात करें जहां पर दोनों ही पक्ष एग्री करें? हमें ये लग रहा है किसानों को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा अभी, क्यों अभी ऐसे क्रिटिकल डिसीजन लेना और लास्ट मोमेंट में गवर्नमेंट को ले आना इतनी आसानी नहीं होंगे। और मुझे लग रहा है किसानों को भी ये सोचना है कैसे ये सिचुएशन अभी हमें सोल्व करके आगे जाना पड़ेगा। विशेष मुझे लग रहा है किसानों को आज हमारा सारा पैनलिस्ट बोल रहे सिर्फ किसमें इनको एमएसपी मिल रहे उसी प्रोड्यूस में ज़्यादा फोकस करने के बजाय कहाँ और जगह फोकस कर सकते। इसलिए हमें और गवर्नमेंट को थोड़ा ये फोकस करना पड़ेगा कौन सा कमोडिटी में फार्मर्स को ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकते। ऐसे बहुत कमोडिटी आप ढूंढेगा तो हमें मालूम पड़ी है किसान 100 गुना प्रॉफिट भी ले रहे अलग अलग कमोडिटी से। सो गवर्नमेंट को भी ये कोशिश करना ऐसे कमोडिटी फार्मर को समझा के उनको प्रमोट करना, उसमें उनको प्रॉफिटेबिलिटी आएगा, फिर इसमें इनका डिपेंडेंस एमएसपी में तो कम होने शुरू होंगे। सो मुझे लग रहा है गवर्नमेंट को और सारे मिशनरी को ऐसे फोकस करना। और इसमें दूसरा चीज़ अब देख लो, हमारा पास कोई ऐसे आइकन्स नहीं है फार्मर्स कौन अच्छा प्रॉफिट कमाया और आगे बढ़ के आया, लेकिन आप ढूंढेगा तो अलग अलग जगह में है। आज हम डिस्कस करते हैं, अभी हमने कोई प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, सी देख लो फार्मर को कभी इज्जत नहीं मिलते कोई भी काम में। हम हमेशा सोच रहे बेचारा है, उनके पास पैसा नहीं है, वो सारा कुछ, लेकिन हमें उनको एक क्रेडिबिलिटी ले आना, उनको आगे बढ़ाने के, उनको थोड़ा ग्लैमराइज करने के, उनका प्रोफेशन में एक फीलिंग होना है, एक इम्पोर्टेंस मिलना क्या कर रहे हैं। आपका एक सक्सेस स्टोरीज उनका प्रमोशन ज़रूरी है एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों के लिए। गुरजन जी, यस, क्या सिर्फ सेंटर या स्टेट रोल किस तरीके से दिखेगा अगर हम जो किसान चाहते हैं अगर हम उनको दूसरा विकल्प देते हैं उसके लिए? मैं उसी इशू को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। एमएसपी एक इशू है, एमएसपी की आगे इम्प्लीमेंटेशन तभी इशू रेज होता है, एक किसान लोग तभी सड़कों पे आते हैं जब वो एकदम प्राइस गिर जाता है और वो 10-10, 15-15 दिनों मंडी में बैठे रहते हैं और उससे फिर आगे काम बढ़ता है। सबसे ज़रूरी जो है इसका जितना भी हमें अपना ज़्यादा फोकस जो है उसको स्टोरेज के ऊपर, प्रोसेसिंग के ऊपर। प्रोसेसिंग मैं तो ये भी सोचता हूँ कि इस सेंट्रलाइज की ज़रूरत नहीं है, अब तो क्लस्टर्स में होना चाहिए। बहुत किसान ऐसे हैं गांव में जो 2-4 किसान हैं, उनके पास रिसोर्सेज भी होते हैं, हम गवर्नमेंट की तरफ से उनकी सपोर्ट करें, उनको इनोवेट करें, ता ये जो हम सोचते हैं ये बहुत ज़रूरी है। देखो, एक पासे हम कहते हैं कि हमें ऑयल सीड्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस बार वो सनफ्लावर का क्या हुआ, कितने दिनों स्ट्राइक, शायद 1 महीना चलती रही। ऐसा ही मक्की का, अब हम मक्की कई बार हुआ है, अब उसमें प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है 7,000 रुपये पर एकड़, फिर भी किसान नहीं कर रहे क्योंकि उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि भी ये प्राइस गिर जाएगी, हम इससे क्या करेंगे। सो मेरा जो क्रक्स यही है कि अब हर स्टेट के लिए हमें 7, 8 या 10 क्रॉप्स ऐसी आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी जो हमें इकोलॉजिकली जितना हमने सारा नुकसान हुआ है, नुकसान ही नहीं कहते उसको क्योंकि ज़रूरी था, हमने अनाज प्रोड्यूस करना था, उसको रिवर्ट करें ताकि वो ऐसी स्टेज में ना पहुंच जाए, जब पानी की बात है, ज़मीन की है, कि हम उसको रिपेयर ना कर पाए। मेरा एक और सवाल से जुड़ा हुआ कि स्टेट का क्या रोल देखते हैं, क्योंकि सेंटर की ओर से बार बार जब बात आती है एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, एग्रीकल्चर का पूरा सेक्टर स्टेट बेस्ड माना जाता है, स्टेट के दायरे में आता है, तो ऐसे में
जो कोऑर्डिनेशन है सेंटर स्कीम फंडिंग और स्टेट का इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पर किस तरीके का कोऑर्डिनेशन या लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन आपको दिखता है? उस तो हमें ये भी कि एग्रीकल्चर को भी ये देखना है कि कॉन्करेंट लिस्ट में जाना चाहिए, जहाँ स्टेट का भी कुछ रोल होना चाहिए, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसी क्लैश में, थोड़ा आइडियाज़ के क्लैश में रह जाती है। इसके ऊपर भी हमें ज़रूरत है कि भाई आगे कैसे। दूसरी एक बहुत बड़ी बात मैं सोचता रहता हूँ, जी संक्षेप में सर। हाँ, अब जैसे है कि हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है। अब जैसे हुन भी हम कर लेंगे, 2 साल के बाद वो ख़त्म हो जाता है, वो वहीं रह जाता है। लॉन्ग टर्म जब मैं कहता हूँ, सेंटर किसानों को कोई भी हम प्लान करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, जब चीज़ किसानों को एज ए पार्टनर रखें हम शुरू से। मेरा एक बहुत, हाँ, क्योंकि फिर ये इश्यूज नहीं उठेंगे, क्योंकि देश वो शुरू से ही हम मैं बहुत बारी, क्योंकि मैं बेसिकली। और दूसरा, अब हमें जो एमएसपी का कंसेप्ट है, इस सभी देख, क्योंकि हमारा जो नुकसान हुआ है ना, हमारा पोल्यूशन का देखो ना, और हमारा देखो आपका एयर क्वालिटी का देखो, और वाटर, इन चीज़ों को अगर हमने बैलेंस करना है, अगली जनरेशन के लिए बढ़िया करना है, तो जो चेंज हो सकती है वो गारंटीड एमएसपी से ही हो सकती है, जो हम करना चाहते हैं। ओके रनीश जी। हाँ, ये हमारा देश देखिए एक विकसित भारत बनने की तरफ बढ़ा है, और उसमें किसानों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। उनकी तकनीकी का समावेश, उनकी खेती में नई नई चीज़ों, नई तकनीक का समावेश जब तक खेती में नहीं होगा, तब तक उन्हें एक स्वावलंबन और इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जिसको कहते हैं, वो प्राप्त नहीं हो पाएगा। एमएसपी तो एक पार्ट है, साथ में खेती की असल में असली बात है लाभप्रद खेती है कि नहीं। खेती को लाभप्रद करने के लिए एक तरफ जहां एमएसपी का रोल आता है, तो वहां पर खेती में लागत को घटाने का भी रोल आता है और तकनीकी के समावेश का भी रोल आता है। तो वहीं पर नई तकनीकी को अपनाएं, नैनो तकनीक आधारित उर्वरकों का प्रयोग करें, रसायन का कम करें, खेती की जो ज़मीन है हमारी उसकी उर्वरा शक्ति को बेहतर करें, पानी के प्रदूषण को कम करें, और नई तकनीक आधारित खेती का प्रयोग करें, ताकि लागत घटे और अच्छी पैदावार प्राप्त हो, और जिसका अच्छा मूल्य प्राप्त हो सकता है। ऐसे मेरे पास एग्जाम्पल हैं साहब, जो नैनो यूरिया, नैनो डीएपी से सन 2019 से खेती कर रहे हैं। यही बगल में रेवाड़ी ज़िले के किसान हैं, खालियावास गांव है, वहाँ पर 50 किसानों ने खेती वो शुरू की थी। आज 22,000 एकड़ के जोत के किसान जुड़ चुके हैं, और पिछले 5 साल से उन्होंने वहाँ पर 1 बोरा यूरिया का प्रयोग नहीं किया है। जो यूरिया 2600 रुपये में ख़रीदा जाता है, जो गेहूँ उनका बाकी लोगों का 2600 रुपये में ख़रीदा जाता है, उन किसानों का खेत से 3500 रुपये में उठता है। उनकी गुणवत्ता बेहतर हुई है। मैं आखिरी एक कमेंट सुरेश मनचंदा साहब, अगर मैं कॉर्पोरेट जगत की बात करूँ, यानी कि बाजार की बात करूँ जी, तमाम देशों के एग्जाम्पल्स हमारे सामने, जहाँ पर जो इंडस्ट्री है, जो कॉर्पोरेट जगत है, वो देश की जीडीपी और वहाँ के विकास में कदमदान करती है, यहाँ भी कर रही है जी। लेकिन सरकार पर बर्डन जिस तरीके का है एमएसपी को लेकर, क्या ये मुमकिन है, क्या कि कोई ऐसा फॉर्मूला आपको लगता है कि जहां पर कॉर्पोरेट मिनिमम सपोर्ट के साथ किसानों के साथ खड़ा हो जाए? क्योंकि ओवर प्रोडक्शन और अंडर प्रोडक्शन का फायदा और नुकसान न सिर्फ किसानों को होता है बल्कि इंडस्ट्री को भी होता है। तो वहां पर कोई टाई अप आपको लगता है कि फॉर्मूला तैयार हो सकता है, जिसके बाद शायद ये जो बार बार होता है कि ओवर प्रोडक्शन हुआ, रेट फॉल कर गए, गिर गए बहुत ज़्यादा, और अगले साल फिर वो किसान उस फसल को नहीं लगाता और उसके चलते रेट बढ़ जाते हैं? देखिए, 2 चीज़ें इसके अंदर में आपकी मिक्स हैं। पहली ये है कि अगर कॉरपोरेट यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर परचेज करता है और उसकी गारंटी चलो कॉरपोरेट के पास चली भी जाए, तो जब बाजार के अंदर में डिमांड इंक्रीज होगी और जब प्राइस फ्लक्चुएट करेगा, तो क्या तब भी किसान एमएसपी के ऊपर पे अपना माल बेचेगा? इसकी गारंटी कौन देगा? क्या कॉरपोरेट को बढ़े हुए प्राइसेस के ऊपर पे फिर माल नहीं खरीदना पड़ेगा? क्योंकि कॉरपोरेट भी कहेगा कि हमें भी तो मिनिमम जो परचेज प्राइस है उसी के ऊपर ही खरीद करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो केमिस्ट्री है इसको बनाना बड़ा मुश्किल है।
क्योंकि कॉरपोरेट जगत जो है या बाजार कह लीजिए, केवल डोमेस्टिक बाजार का इम्पैक्ट नहीं है, आपका जो इंटरनेशनल मार्केट है वो मेजर इफेक्ट करता है। आज अगर मैं करंट सिनेरियो की अगर मैं बात करूं, एक उदाहरण दे करके, कि अगर लहसुन के अगर हम किसानों की बात कर लें आज की तारीख की, तो लहसुन के आज आप किसानों को देखिए तो उनको एक अच्छा दाम मिल रहा है। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट अच्छा हुआ है, विदेशी बाजार के अंदर भारतीय लहसुन की डिमांड बढ़ी है, पहली बार ऐसा हुआ है। अब इसका इम्पैक्ट आया कहां से? इसका इम्पैक्ट आया चाइना के बाजार से। चाइना का जो लहसुन था वो फॉल कर गया, उसकी क्रॉप डैमेज हुई, उसके इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इंडिया की क्वालिटी अच्छी थी और इंडिया से माल अच्छा मंगवाया गया, इसलिए लहसुन के दाम अच्छे मिले। अब यहाँ पर अगर कॉरपोरेट ये कहे कि जी इसका एमएसपी होना चाहिए था या मिनिमम परचेज प्राइस होना चाहिए था, हम तो उसी पर खरीदेंगे, तो वो जो वेरिएशन है उसके अंदर में विन विन सिचुएशन है। क्या कंज्यूमर, आप भी कंज्यूमर है, हम भी कंज्यूमर है, क्या कंज्यूमर ये तय करेगा कि भैया इससे ऊपर प्राइस के ऊपर पे कमोडिटी का प्राइस नहीं होना चाहिए? वो डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। और जिस तरीके से देखिए, जो आपकी हेल्थ है, आपकी हेल्थ किसके ऊपर डिपेंड करेगी? आपकी बॉडी की फ्लक्चुएशन के ऊपर डिपेंड करेगी। जिस दिन इसने फ्लक्चुएट होना बंद कर दिया उस दिन आप डेड है। अब सेम थ्योरी जो है वो आपकी मार्केट के ऊपर और इकोनॉमिक्स के ऊपर डिपेंड करेगी। कोई भी किसी भी, केवल मैं इस यहाँ पर एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी सेक्टर के अंदर चले जाएं, जॉब में चले जाइए, आप इंडस्ट्रीज में चले जाइए, आप एग्रीकल्चर के अंदर किसी भी प्रोड्यूस की तरफ चले जाइए, अगर उसमें डिमांड और सप्लाई की वजह से अप एंड डाउन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है वो कमोडिटी डेड है। मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा आपको जी। 2011 के अंदर, जैसा यहाँ पे फसलों की तरफ डाइवर्सिफिकेशन की जो बात हो रही थी, 2011 के अंदर में एक कमोडिटी जो कि राजस्थान और गुजरात के ही ट्रेडर्स ग्रो करते हैं, वो उसका नाम है ग्वार। अब ग्वार जो कमोडिटी है, मैंने उसको 600 रुपए पर भी ट्रेड होते हुए देखा और एक साल के अंदर मैंने उसे 33,000 रुपए प्रति क्विंटल पर भी ट्रेड होते हुए देखा, और आज की तारीख में वो 5,000 रुपए प्रति क्विंटल पर भी ट्रेड हो रही है। तो आप उसका फायदा किसको जाएगा? हालांकि उसके ऊपर तो बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड नहीं यूज होता, बैरानी जमीन के ऊपर होता है, बहुत ज्यादा पानी की भी जरूरत नहीं होती, नेचर ने बारिश कर दी, मोर देन एनफ। तो अब उस कोमोडिटी का क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा है और वो बाई प्रोडक्ट उसका जो है वो एक्सपोर्ट होता है, इसलिए उसको अच्छे दाम मिले। तो हमें भी इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। किसानों को हालांकि जो उनकी डिमांड्स है ठीक है, लेकिन इस समय पर बड़े खुले दिमाग के साथ में, जैसा सिंह साहब ने भी कहा कि एक बड़ा होरिजन लेकर के, एक लॉन्ग टर्म होरिजन लेकर के हमें यह देखना चाहिए कि कौन सी क्रॉप आपकी मैक्सिमम प्रॉफिटेबल हो सकती है, उसकी तरफ आपको मूव करना चाहिए, ना कि एमएसपी की ये जिद जो है वो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के अंदर में आपके लिए बेस्ट हो, लेकिन अगर इकोनॉमी का पहिया अगर पंचर होता है तो उसका इफेक्ट तो आपकी जेब के ऊपर भी तो आएगा ना। तो इसको इस तरीके से समझना चाहिए। सुरेश जी ने कहा, छोटा सा कमेंट चाहूंगा मिस्टर डोमिनिक आपसे, जो फ्लक्चुएशन है रेट का, यही तो मुश्किल है किसान के लिए, उससे समझ नहीं पाता और इंटरनेशनल मार्केट की जो फैक्टर है उसके साथ अपने को कोरिलेट नहीं कर पाता। यही एक बड़ा खतरा तो है जिससे बचना चाहता है। नेचुरली इट्स अ बिग चैलेंज। सो इसके क्या कर सकते हैं, यही अभी हमें वैल्यू एडिशन में जाएगा, एक सोल्यूशन है। जब ओवर प्रोडक्शन हो गए वो वैल्यू एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज द ओनली सोल्यूशन देयर। चलिए, वक्त का मैं माफी चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और समझाने के लिए कि असल में जो किसान इस वक्त आंदोलनरत हैं उनकी मांगे कितनी दमदार हैं। सरकार के पास ऑप्शन क्या है, सरकार जिन विकल्पों के साथ, जिन ऑप्शंस के साथ आगे बढ़ रही है, उसका बर्डन कहां पर और किस तरीके से होगा। साथ ही साथ ये भी कि असल में 23 जो प्रोडक्ट हैं जिन पर मांग की जा रही है एमएसपी की, अगर वो दायरे में एमएसपी के लाभ दिए जाएं तो क्या उसके बाद और ज़्यादा जो जिनसे अलग अलग राज्यों में होती हैं उनकी मांग नहीं उठेगी। देखना होगा संवाद के बाद रास्ता क्या निकलता, लेकिन फिलहाल अभी इतना ही। आप बने रहिए डीडी किसान के साथ। नमस्कार।
मैंने ज्योति स्वयं सहायता समूह में भाग लिया, मैं सचिव पद पर हूँ। वहाँ योगी जी ने जो पैसे डाले थे उससे हमने अपने लड्डू गोपाल जी की ड्रेसें बनाई और हैंडीक्राफ्ट का काम करा है। उससे मुझे 40,000 का महीने में फ़ायदा हुआ है। तो इसलिए मैं तहे दिल से योगी जी और मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ।